हो गया। चलो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो हाउ डज द मोबिलिटी, पहली चीज़ तो यहाँ पे एक टर्म तुम्हें आना चाहिए मोबिलिटी। मोबिलिटी नहीं आएगा तो पूरा पार्ट ही नहीं आएगा। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि अभी तुम करना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। तो पहले देखो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल। यहाँ से लाइन याद रखना, हमारे पास एक वायर है, बैटरी से जोड़ा और उसका पोटेंशियल कितना कर दिया, डबल, लेंथ टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी सब चीजें क्या हैं, कांस्टेंट। अच्छा एक चीज ये बताओ, म्यू बराबर तुम क्या जानते हो, म्यू बराबर वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक वीडी की वैल्यू होती है, तुम्हें अगर याद हो तो हम थोड़ा सा ओम्स लॉ को डिराइव कराएं, ये सब तुम्हें पढ़ा चुके हैं लेकिन तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। सुनो ये बताओ, ओम्स लॉ में क्या हमने दो इलेक्ट्रॉन को याद करो, अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर होता था वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्या करता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता था। इसका मतलब वो दो फोर्स लगते थे उस पर, एक फोर्स ma लगता था, नहीं याद आ रहा तो तुम ओम्स लॉ का डेरिवेशन जरूर देख लो। तो फोर्स बराबर ma लगता था और फोर्स बराबर क्या लगता है, E कैपिटल E। यहां से तुमने एक चीज ये डिराइव की थी, ma इक्वल्स टू E कैपिटल E, दोनों फोर्स सेम थे। A बराबर क्या निकल के आया था, E कैपिटल E अपॉन m। हम तुम्हें ये इसलिए करा रहे ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इसके बाद देखो, अच्छा v इक्वल्स टू, इसके बाद क्या किया गया था, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में रखी गई थी ओम्स लॉ जब हमने डिराइव किया था। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 हो गई थी, तो v क्या बन गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और t क्या बन गया था, टाउ। तो वी डी इक्वल्स टू ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखे, ई कैपिटल ई एम टाउ अपॉन, नहीं एम नहीं, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। कोई दिक्कत। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे रख दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम डिवाइड बाई ई। ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, इसका मतलब ई टाउ अपॉन एम, ये हमारा क्या निकल गया है, मोबिलिटी। अभी तुम्हें देखो मोबिलिटी का एक और फार्मूला जो इन्होंने यहाँ पे लिखा वो हमने लिख दिया, तुम्हें डिराइव करके बताया ये कैसे आया। अब देखो यहाँ पर क्या पोटेंशियल का कोई टर्म आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, पोटेंशियल इसका मतलब कट जा रहा है। तो क्या ये बताओ मोबिलिटी पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी, नहीं, बस सिंपल सा आंसर, द मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्या मोबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, अरे बिल्कुल करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मास और रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसकी जो मोबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। समझ आया कैसे आया ये, स्टार्टिंग से बताया, ये ओम्स लॉ के डेरिवेशन से लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल। तो मोबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। चलो नोट कर लो ये वाला पार्ट। इसके बाद देखो, नोट कर लो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, जल्दी से नोट करो, ऑफ करो। नोट कर लिए। चलो देखो, अब देखो तुम्हें केवल एक ही क्वेश्चन हमने बताया, उस एक क्वेश्चन से तुम्हारा देखना दूसरा वाला क्वेश्चन अपने मन से लग जाएगा। अभी तुम्हें बस एक चीज़ याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, ये इधर लिखा हुआ है, ये अभी डिराइव कराया ओम्स लॉ में, हमने इसको डिराइव कराया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, यही होता है ना। बाकी पार्ट हम इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेट विद रिलैक्सेशन टाइम। मतलब तुम्हें कोई एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें क्या आता हो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम कौन सा आता है, टाउ। अभी तो डिराइव करा इतनी देर से, और क्या करा रहे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखो रिलैक्सेशन टाइम कराया ना अभी, बस दूसरा क्वेश्चन हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। इन्होंने साइन इस अकॉर्डिंग लिया, जब बराबर फोर्स बराबर एम ए लिखते हो और फोर्स बराबर ई कैपिटल ई लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई नहीं होता, कितना होता है, माइनस ई होता, तो यहाँ पे ई माइनस ई कैपिटल ई कर दिया और कुछ नहीं। बस इन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को साइन के साथ रख दिया, हमने विदाउट साइन हमने मैग्नीट्यूड रखा है यहाँ पे, ठीक। ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही क्वेश्चन कराया, उससे देखो दूसरा क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी तुम देखोगे उसी से मैच करेगा। हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर इफेक्ट विद राइज इन टेम्परेचर। पहले तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, इतने दिन से तो वही अभी दो क्वेश्चन में यही तुम्हें याद कराया, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, यही बताया ना। तो हमसे पूछ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होगी टेम्परेचर के चेंज करने पर। भैया ये तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होंगी नहीं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, तो लड़ेंगे भी जल्दी जल्दी, तो उनके लड़ने का जो समय है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, कम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा, कम। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस बात समझ में आ गई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात। देखो तीन क्वेश्चन कराए और तीनों एक के जैसे हैं, एक के तरीके से लगे, कोई दिक्कत। हाउ इज दैट, यही लिखा होगा, बाकी आंसर देखो, एक चीज़ और, आंसर अपने मन से लिख लेना, हमारा काम समझाना है, हम समझा दिए, शायद यही लिखा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, अपना चाहो तो मन है तो शॉर्ट में लिख दो, जैसे ये हमने लिख दिया, या फिर जैसा इन्होंने लिखा वैसा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, एक ही फार्मूला ये है, वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। इसका देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे ही हमने क्या डिराइव किया था, ओम्स लॉ को डिराइव किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है, बस तुम्हें आना चाहिए। ग्राफ शोइंग अ वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम AsGas एस सोन इन फिगर। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें पूछ रहे हैं निगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। कभी भी VI ग्राफ, जब तुम IV ग्राफ या VI ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाता था ना, तो रेजिस्टेंस कितना आता था, R आता था। यहाँ पे अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, -R। और तुम्हें कहाँ दिख रहा नीचे की तरफ रेजिस्टेंस आता हुआ, D से लेके E के बीच में। तो निगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे तुम्हें मिलेगा, D से लेके E तक। वेयर ओम्स लॉ इज ऑबेड, जहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ आए वहाँ पे ओम्स लॉ ऑबे करेगा। मुझे लगता है कि A से B तक भी ओम्स लॉ कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट ग्राफ दिख रहा है A से B तक, ठीक है, तो A से B तक भी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट ग्राफ है तो B से C भी आप लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट है तो B से C में भी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक, B से C, बस नोट कर ले, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखो बेटा, मार्कर कहाँ है, सुनो,
सो दैट द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत हाई लेवल की बात कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। तुमको ये चीज़ हमने बताई थी मेटल के केस में, कॉपर मेटल है ना, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बेटा क्या होती थी, कम होती थी। याद आ रही, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से कम होती थी ना। और मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है, देखो जरा इधर सुनो, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नहीं सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। बताएं क्या कैसे, देखो रो बराबर कितना आता था, m/ne² टाउ, यही आता था ना, m/, यहाँ पे मास तो चेंज होता नहीं था, टेम्परेचर ये भी नहीं चेंज होता था, ये भी, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता था, कम। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ था, कम, और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई दिक्कत, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ बन गया ऐसे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रजिस्टिविटी इतनी, टेम्परेचर और बढ़ाया रजिस्टिविटी और ज़्यादा, टेम्परेचर और बढ़ाया रजिस्टिविटी और ज़्यादा, टेम्परेचर और बढ़ाया रजिस्टिविटी और ज़्यादा। आ रही बात समझ में। तो बस ये एक फंक्शन ग्राफ बनाना है, और समझ लो कि ऐसे एक कर्व ग्राफ बनता है, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है नहीं तुम्हारे में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लिख लेना ऐसे शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड टू अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल। हम पोटेंशियोमीटर, वाई इज द पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड टू अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग, हाँ, हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं ईएमएफ नापने के लिए। वोल्ट मीटर से नाप लो ईएमएफ, काहे नहीं नाप लेते हो, लगा दो इसे दोनों सेल में वोल्ट मीटर, काहे नहीं नाप लेते हो। लेकिन दिक्कत पता क्या है, वोल्ट मीटर तभी काम करेगा जब उसमें करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। और अगर बेटा करंट फ्लो करने लगती है थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्या होगा, ड्रॉप। मान लो बैटरी से पोटेंशियल 10 वोल्ट निकल रहा है, लेकिन 1 वोल्ट का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर जगह रहता है। अगर वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया तो क्या ये एक्यूरेट बताएगा कितना, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो बताएगा कितना, 9 वोल्ट। तो क्या एक्यूरेट बता पा रहा है, क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि वो करंट क्या हो रही, वहां पे फ्लो हो रही, और अगर करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल में क्या होगा, ड्रॉप होगा, इसलिए वो वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं बता पाता है। तो पोटेंशियोमीटर क्यों एक्यूरेट बता पाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो बैलेंस पॉइंट पर काम करता है। अगर पोटेंशियोमीटर हमारा बैलेंस पॉइंट पर काम करता, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे करंट जाती ही नहीं, फ्लो ही नहीं करती, करंट फ्लो ही नहीं करती, तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप का कोई मतलब नहीं, तो वहां पे पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करता है, क्योंकि इस पर कोई करंट फ्लो नहीं करती, ये बैलेंस पॉइंट पर काम करता है। EMF is measured by potentiometer is more accurate because the cell is open, cell is open मतलब no current flow, giving no current। कोई दिक्कत, एक एक नंबर के बस ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो ये वाला पार्ट, फिर आगे वाला पार्ट पढ़ा है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। वो लिख के आता था रिकॉर्डिंग थोड़ा, हाँ ये चल रही कि सब चले रहा, खाली आया था। चलो देखो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, सीरीज वाले तुम लोग कर लेते थे, लेकिन आज ये पावर का तुमसे पूछा है। सुनो, 2 बल्ब आर रेटेड, एक बल्ब में ये लिखा हुआ है उसकी पावर P1, जब बल्ब लेने जाते तो उस पर लिखा होता 50 वाट 220 वोल्ट, तो वही पावर P1 और समथिंग वोल्ट। दूसरे बल्ब में पावर P2 वोल्ट वीट। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोबारा देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद वो किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। एक बार सीरीज में और दोबारा पैरेलल में। फाइंड द पावर डेसिपिएटेड इन 2 कॉम्बिनेशन, मतलब हमें क्या पता करना है, पावर इन सीरीज, ठीक। चलो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, वैसे उन्होंने डायग्राम बनाया लेकिन हम उनकी बात थोड़ी देर बाद मानेंगे। ये हमारा एक बल्ब, उसके बाद ये हमारा एक बल्ब, इसकी पावर P1, इसका पोटेंशियल V, ये पावर P2, इसका पोटेंशियल V।
यहाँ से जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ भी मान ले, अगर इन्होंने जो भी चीज़ माना है V मान लो, वैसे आगे जाके चेंज जो भी अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखेंगे। अभी सुनो, मुझे बताओ क्या इसका रजिस्टेंस नहीं होता? होगा ना। पावर के 4 फार्मूले पढ़े, P बराबर कौन कौन सा पढ़ा है? I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R और VI पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, इसका रजिस्टेंस अगर R1 हो गया और इसका रजिस्टेंस R2 हो गया, इसका रजिस्टेंस R1, इसका रजिस्टेंस R2, तो जो नेट रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R1 प्लस R2। यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जरा, R बराबर क्या होता है? R बराबर अगर हम आपसे बोले तो बताओ क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन P। इस वाले फार्मूले से देखो, पावर बराबर, ठीक, तो R बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन P। R नेट बराबर हो गया तो ये पावर भी कौन सी होगी? नेट। R1 बराबर होगा तो क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन P1। R2 बराबर होगा तो क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन P। रख दें यहाँ पे R नेट की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P नेट, R1 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P1, R2 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P2। V स्क्वायर कॉमन एंड कैंसिल, और जो नेट पावर आएगी, ये कहाँ की नेट पावर है बेटा? सीरीज की। इक्वल्स टू कितनी आएगी? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। कोई दिक्कत? बाकी एलसीएम कर सकते हो। बस 4 लाइन में आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सीरीज का हो गया, नोट करो, हो गया। इसके बाद देखो, अगर ये कैसे कनेक्शन में हो, ये कौन सा कनेक्शन हमने बताया तुम्हें? सीरीज वाला। अगर इसके बाद अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो जरा देखो क्या करेंगे। अगर ये पैरेलल कनेक्शन है, एक बल्ब ऐसे लगा दिया, दूसरा बल्ब इसी के नीचे लगा दिया, इसको हटाओ, ठीक, इसकी पावर बेटा P1 और पोटेंशियल V, इसकी पावर P2, इसका पोटेंशियल V, अप्लाइड पोटेंशियल V है। मुझे ये बताओ, इससे कुछ करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? कौन सी करंट होगी? नेट करंट। आगे जाके डिवाइड होगी, ऊपर वाले बल्ब में P1 वाले बल्ब में I1 चली गई, नीचे वाले बल्ब में कितनी चली गई? I2। अच्छा, जितनी यहाँ से जाएगी उतनी तो आगे जाके डिवाइड होगी किरचॉफ के पहले नियम से। इसका मतलब जो नेट करंट गई वो किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 होगा। अब देखो, अगर हमें P बराबर क्या पता है? VI, I स्क्वायर R, और क्या पता है? जो भी हो V स्क्वायर। वैसे मेरा काम इसी से हो जाएगा, तो I बराबर बेटा क्या होगा? P अपॉन V। पावर पहली, अगर ये नेट है तो नेट पावर और पोटेंशियल V ही है। I1 निकाले तो P1 अपॉन V, I2 निकाले तो P2 अपॉन V। कोई दिक्कत? रख दें यहाँ पे P नेट, नेट पावर अपॉन V, पहले की पावर अपॉन V प्लस दूसरे की पावर अपॉन V, V टेकिंग कॉमन एंड कैंसिल, और यहाँ पे जो पैरेलल वाली आती है नेट पावर, ये कहाँ की पावर है? कैसे कॉम्बिनेशन की? पैरेलल की। किसके बराबर आएगी? P1 प्लस P2। 3 बल्ब लगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अब जरा ये देखो, यहाँ पे पैरेलल में सीरीज जैसे कॉम्बिनेशन आता है जैसे कैपेसिटेंस में था, और यहाँ और जो सीरीज है उसमें कैसा फॉर्मूला आता है? पैरेलल जैसे आता है जैसा कैपेसिटेंस में होता है। ठीक, नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट कर लो। सॉल्यूशन देखना है तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, अपना ये सॉल्यूशन देख सकते हो। सीरीज का इधर है, ये पैरेलल का नीचे है। ठीक है, ये सीरीज का, ये पैरेलल है। अगर इससे लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, देख लो इससे। चलो देखो, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ना सिंपल। अब थोड़ा लग रहा होगा, कम से कम जब 7-8 क्वेश्चन कर लियो तुमको ये लग रहा होगा कि अब थोड़ा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं।
पहला वाला क्वेश्चन आया था तो ऐसा लग रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अब लेकिन देखो इजी आ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। सुनो, इसके पहले भी हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी बनाई है, लेकिन किसकी बनाई थी? मेटल की। अब यहाँ पे किसकी बनानी है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का अगर तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी बनाना है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ाते थे तो रजिस्टिविटी बेटा क्या होती थी? कम होती थी। सुनो इधर, रो बराबर कितना आता था? m/ne² टाउ। टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती थी? कम। ये रीजन वहाँ पे कराया है। ये देखो सारे डेरिवेशन से ही आ रहे हैं, लेकिन बस यही है कि तुम्हें थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है बस। अब सुनो इधर, बस प्लॉट बनाने, एक ग्राफ बनाना है रजिस्टिविटी का और सेमीकंडक्टर का। तो ये बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रजिस्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई, ऐसे। ठीक है, तो बस ये ग्राफ शो कर दिया। 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी था, 2 नंबर का तो बहुत बढ़िया, अगर आता है तो ऐसे ही केवल ग्राफ बना दो, आंसर नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन है। हाउ इज दिस बिहेवियर एक्सप्लेन, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन ऐसे करोगे, एज इंक्रीज टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती? कम हो जाती। सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नोट कर लो इसे। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड। भैया इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये अगर आपने 6 लेक्चर थ्योरी वाले पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। मीटर ब्रिज एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि कौन है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द एरर इन डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज। अब ये आंसर देखो वो है, थोड़ा सा सुनो। यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम याद है? यहां पे एक वायर होता था, यहां पे ये स्ट्रिप्स रहती थी, इधर सेंटर और इधर ये यहां पे अननोन लगाते थे, याद है? एस। यहाँ पे क्या लगाते थे? रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और यहाँ पे वायर रहता था। यहाँ से गैल्वेनोमीटर ले जाके एक जगह पे क्या होता था? बैलेंस। मान लो बैलेंस तुम्हारा यहाँ किनारे हो रहा है ऐसे, तो बस एरर मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि जो बैलेंस पॉइंट हो वो 30 से 70 के बीच में रहे, मतलब किनारे किनारे बैलेंस ना हो, कोशिश ये करी जाती है। हाँ, 30 यहाँ से ये लेके इस रेंज के बीच में रहे बैलेंस, तो फिर हमारा आंसर क्या रहता है? एक्यूरेट रहता है। तो कैसे मिनिमाइज करेंगे? द बैलेंस पॉइंट शुड बी एट द मिडिल। कहाँ पे होना चाहिए? मिडिल में। शायद यही लिखा हो। व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये काम करता है। एन एरर इन डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, किस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं? एस बराबर आपको याद होना चाहिए 100 - L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई R, इसी से डिटरमाइन करते हैं ना। तो वो बैलेंस पॉइंट कहाँ होना चाहिए? कैन बी मिनिमाइज बाई एडजस्टिंग द बैलेंस नियर द मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज। कहाँ पे होना चाहिए? किनारे हुआ तो फिर गलत। कहाँ पे होना चाहिए बैलेंस? मिडिल पे। आ रही बात समझ में? जब इसका एक दिन हम अगर कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल बता देंगे कि कैसे किया जाता, तो फिर और थोड़ा सा समझ में आएगा। या फिर जब भी इसका प्रैक्टिकल भी आपके उस पर, जब भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस पर? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, नोट कर लो ये, बाकी अपना नोट करना है, स्क्रीनशॉट या पॉज।